पहुंचाना। फिर प्रधानमंत्री जी ने जब निःशुल्क वैक्सीनेशन चालू कर दिया तो प्रेरित करके सबको वैक्सीनेशन कराना। राज्य सरकार के पास यहाँ पर अस्पतालों में दवाई नहीं थी तो दवाइयों की जन सहयोग से दवाइयों की व्यवस्था कराना। ऐसा अनेकों काल कराया हम लोगों ने। जो लोग का देहांत हो गया उनके दाह संस्कार की व्यवस्था, गाड़ी भेजना, कोरोना के अस्पताल में उन लोगों को एडमिट कराना, अनेकों काल कराया। बट ये कार्य का आपने पूछा तो इसलिए मैंने उल्लेख कर दिया। मेरे को उल्लेख करने में शर्म आता है, ये मेरा कर्तव्य है, ये कर्तव्य को मेरे को करना चाहिए। यानी कि हर विधायक क्षेत्रीय नेता को ये कार्य करना चाहिए, हमारे भैया जी बता रहे हैं। साथ ये करना चाहेंगे कि आपको पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं, इस पुरस्कार के बारे में बताइएगा। 2019 में मुझे छत्तीसगढ़ का उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार प्राप्त हुआ जी। और लगातार विधानसभा में छत्तीसगढ़ की जनता और तंत्रा की जनता ने भेजा है तो तंत्रा की समस्याओं को लेकर और छत्तीसगढ़ की समस्याओं और भ्रष्टाचार को लेकर मैं आवाज़ वहाँ पर उठाता रहा हूँ। और पहले 1, 2, 3 विधायकों में हूँ जिन्होंने सबसे ज़्यादा प्रश्न लगाए, जिन्होंने सबसे ज़्यादा ध्यान आकर्षण लगाया, जिन्होंने सबसे ज़्यादा विधानसभा में बोला, उस कैटेगरी में हैं। तो हमने ईमानदारी से जो दायित्व 5 साल के लिए तंत्रा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने हमको दिया था उसका निर्वहन किया है। आगे के समय में जनता का निर्णय सर्वोपरि। देखिए तो अभी विधानसभा चुनाव लगभग अब काफ़ी नज़दीक आ चुकी है। तो कलरा विधानसभा में देखें तो सौरव सिंह नाम एक काफ़ी नाम फेमस है। जनता का राय ये है कि अगर सौरव सिंह किसी भी पार्टी से अगर नहीं लड़ते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ते फिर भी जीत जाएगा, तो इसे क्या समझें आपकी? सौरभ सिंह भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही हैं। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अगर सौरभ सिंह को बोलेगा चुनाव लड़ने के लिए तो सौरभ सिंह नहीं, आम जनता की राय ये है कि अगर सौरव सिंह निर्दलीय भी खड़ा होता है फिर उसको जनता पूरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। भारतीय जनता पार्टी को आम जनता वोट देगा। भारतीय जनता पार्टी के हम सिपाही हैं और लड़ेंगे भारतीय जनता। बात करें अभी राज्य सरकार के अंतर्गत, तो राज्य सरकार में भाजपा द्वारा कई प्रकार के आरोप लगाई जाती है, जैसे गौठान को लेकर आपके द्वारा भी कई गौठानों में निरीक्षण की जा चुकी है, इसके बारे में बताएंगे आप? गौठान जो योजना है वो योजना कम्प्लीटली फेल हो गई। इस योजना में केंद्र सरकार का जो पैसा था उस पैसे को केंद्र की योजनाओं के पैसे को खर्चा किया गया। सरपंचों के अधिकार को छीनकर 14वें वित्त का 15वें वित्त का पैसा खर्चा किया गया। मनरेगा के नियमों को ताक में रखकर पैसा खर्चा किया गया। कैंपा का पैसा खर्चा किया गया जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का पेड़ लगाने का पैसा है, और डीएमएफ का पैसा खर्चा किया जो कि खनिज प्रभावित क्षेत्रों में जाना था पैसा, उस पैसे को जबरदस्ती यहाँ पर खर्चा किया गया गौठानों में। तो एक तो जो पैसा जिस चीज़ के लिए था उस चीज़ में ना पैसा खर्चा करके इस पर पैसा खर्चा किया। मैं आपको बताना चाहूँगा तंत्रा विधानसभा क्षेत्र में पूरे प्रदेश में बहुत सारे ऐसे गौठान हैं जहाँ मनरेगा से शेड निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पर मनरेगा का कानून है कि शेड निर्माण हो? उससे जो जल संग्रहण के काम है, हितग्राही मूलक काम है, किसी का गाय का शेड बनना चाहिए, किसी का बकरी का शेड बनना चाहिए, वो नहीं बना और करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करके गौठान में शेड बना रहे हैं। तो इस ढंग से गौठान योजना चल रही है। जो पैसा जिस चीज़ के लिए निमित्त था उसमें उसको पैसा खर्चा नहीं किया। सरपंचों को 14 वित्त का पैसा 15 वित्त का पैसा जबरदस्ती दादागिरी करके जनपद पंचायत के सीईओ और जिला पंचायत के सीईओ उनका पैसा खर्चा करवाएं। तो छोटे छोटे गाँव में पैसा था, कहीं ग्रुप डालना है, कहीं डस्ट डालना है, छोटी सीसी रोड बनानी है, हैंडपम्प को सुधारना है, उसका पैसा था। आज सरपंचों के पास वो पैसा है नहीं, क्या करे सरपंच? तो ये एक तो गलत उपयोग किया गया। दूसरी चीज़ उसमें अभूतपूर्व भ्रष्टाचार किया गया। अगर भ्रष्टाचार की परतें खोले तो गौठान भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा है। तीसरी चीज़, अब गौठान में एक नई कहानी चालू कर दी है, रिपा। रिपा में क्या होता है किसी को नहीं पता, ये शब्द क्या है रिपा, ये किसी को नहीं पता, वो एक अलग कहानी है, उसमें अलग भ्रष्टाचार किया गया। और अंतिम में गौठान बना था गाय को रखने के लिए, तो आज गौठान में गाय भर नहीं है, गाय तो रोड पर है। और गौठानों में तरह तरह की, कहीं बतख बना रहे हैं, बतख के लिए जगह बना दी, कहीं पर मुर्गी पालन कर रहे हैं, ना मुर्गी है, ना बतख है, ना मछली है, ना किसी तरह की कोई चीज़ है, और गोबर के फर्जी खरीदी करके गोबर का घोटाला कर रहे हैं। बात करें आगामी विधानसभा को लेकर, तो आगामी विधानसभा लगभग कुछ महीने बचे हैं। इसमें एक प्रकार की कांग्रेस को डर सता रही है क्या कि उन लोग अभी मंत्रिमंडल में काफ़ी फेरबदल की गई है? भारतीय जनता पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है। जनता की लड़ाई रोड से लेकर सदन तक लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी का जो झूठा वादा था और कांग्रेस पार्टी की जो भ्रष्ट सरकार थी उसकी सारी पोल जनता के सामने खुल गई। अब उनको डर सता रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष बदलो,
जिस आदमी को 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाना था उसको नहीं बनाया तो उप मुख्यमंत्री पद देकर लालीपाप दे, पर आखिर के 3 महीने में कुछ नहीं होना है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। पब्लिक ने निर्णय ले लिया है, वक्त है पछतावे का और वक्त है बदलाव का। आप देखेंगे नवंबर के महीने में छत्तीसगढ़ में बदलाव होगा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का छत्तीसगढ़ दौरा है, इस पर बीजेपी किस प्रकार से तैयारी में लगी हुई है? माननीय प्रधानमंत्री जी न केवल भारत के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। और उनका यहाँ प्रवास होता है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा आती है और आम जनता के बीच में एक ऊर्जा आती है। विश्व पटल से लेकर प्रधानमंत्री जी ने जो भारत का नवीन निर्माण किया है और अमृत काल में जो भारत का बदलाव हुआ है, उसको देखकर न केवल भारत की पूरी जनता, छत्तीसगढ़ की भी जनता प्रफुल्लित होती है। और हमारा तो आग्रह रहेगा कि प्रधानमंत्री जी जल्दी से जल्दी आएँ छत्तीसगढ़ को। वो हर बार जब आते हैं तो नई सौगात देके जाते हैं, नया मार्गदर्शन देके जाते हैं और उनके मार्गदर्शन में, उनके दिए हुए रास्ते में भारतीय जनता पार्टी और पूरा देश और पूरे छत्तीसगढ़ की जनता चले। आपके द्वारा आपकी विधानसभा क्षेत्र में किसानों के हित के लिए अनेक प्रकार के कार्य किए गए हैं। जैसे पिछले सत्र की बात करें, नहर क्षतिग्रस्त हो गया था, इसका तत्काल आपके द्वारा निर्माण कराया गया, इसके बारे में बताएंगे सर? हमारे विधानसभा क्षेत्र में हजारों गाँवों का पानी आता है, तो यहाँ पर किसानों के लिए 3-4 तरह से काम किया गया है। एक तो जो सिंचाई की व्यवस्था है, लिलारा डाइवर्सन जब मैं पहले विधायक था, डॉक्टर रमन सिंह जी के आशीर्वाद से बना था, उसमें लाइनिंग का काम किया गया है। उससे बलौदा ब्लॉक के कई ऐसे क्षेत्रों में पानी आ रहा है। दूसरा जो योजना है, वो जो नहर लाइनिंग थी, कहीं कहीं पर नहर टूट गई थी, कहीं नया पटघरी के पास जाकर देखिए, वहाँ पर नहर ब्रीच कर जाता था, टूट जाता था, जिसके कारण आगे पानी नहीं जाता था। उसमें स्ट्रक्चर बनाया गया, सपोर्ट बनाया गया ताकि पूरा पानी जा सके। अन्य जगह भी नहर लाइनिंग के लगातार काम किए गए हैं, जाकि पानी अंतिम व्यक्ति के खेत तक जा सके, ये व्यवस्था की गई है। नदी किनारे बिजली की व्यवस्था की गई है, जिसके कारण जो लीलागर नदी में एनीकट हैं और हसदो नदी में एनीकट हैं, उन एनीकट से किसान पानी लेकर अपने खेतों की सिंचाई कर सकें। उसके साथ साथ किसानों के लिए नए धान खरीदी केंद्र खुले हैं, किसानों के लिए यहाँ पर नई सोसाइटी का सृजन हुआ है और खाद की भी सुचारू व्यवस्था की गई है। लगातार हम लोग जो संबंधित अधिकारी हैं उन लोग को ये कहते हैं कि खाद की कमी अलकतरा में जहाँ पर रैक साइडिंग है, वहाँ पर खाद की कमी अलकतरा में नहीं होनी चाहिए। सोसाइटी में पर्याप्त मात्रा में खाद किसानों को उपलब्ध होनी चाहिए उचित दरों पर। बात करें सर, अभी वर्तमान समय पर हम लोग भारत G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं और आप एक विधायक हैं और आपके कहीं न कहीं इसमें महत्वपूर्ण योगदान भी है, क्योंकि अकलतरा में Y20 कार्यक्रम रखा गया था। सर, इसके बारे में बताएंगे? G20 के समिट में 20 जो विश्व के अग्रणी राज्य हैं वो लोग यहाँ पर भारत आ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में G20 का समिट हो रहा है। उसी के संदर्भ में Y20 का एक कार्यक्रम उन्होंने चिन्हांकित किया अकलतरा के लिए, और Y20 का एक बड़ा कार्यक्रम युवाओं को मार्गदर्शन देने के लिए, युवाओं को भविष्य में इस चीज़ के लिए तैयार करने के लिए कि हमारे जो छत्तीसगढ़ के युवा हैं और भारत के जो युवा हैं वो विश्व स्तर पर जाकर कम्पीट कर सके, विश्व स्तर की व्यवस्थाओं में वो भागीदार हो सके, उसके लिए Y20 का कार्यक्रम यहाँ पर हुआ था। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये सुदूर क्षेत्र में वो लोग आकर ऐसा काम किए, और निश्चित तौर से उन लोग के मार्गदर्शन का, इस कार्यक्रम का लाभ हमारे जो बच्चे जो उसमें पार्टिसिपेट किए उनको मिलेगा। सर, बात करें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, तो शक्ति और जांजगीर चांपा विधानसभा बीजेपी के लिए किस प्रकार की चुनौती होगी, क्योंकि दोनों जगह जिले विभाजित हो चुके हैं? तो भारतीय जनता पार्टी इन दोनों विधान जिलों की 6 की 6 सीट में चुनाव जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिसंबर के महीने में जब रिजल्ट आएगा वो बनेगी। माननीय प्रधानमंत्री की योजनाओं के बारे में चर्चा करें तो भारतमाला परियोजना के बारे में थोड़ा विस्तार से करें। भारतमाला परियोजना एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रही है जी, तो विशाखापट्टनम के पोर्ट, जहाँ पर विशाखापट्टनम का पोर्ट है, उस पोर्ट से लेकर रायपुर, रायपुर से बिलासपुर और बिलासपुर से कोरबा, रायगढ़ होते हुए जशपुर, जशपुर से रांची, रांची से लेकर धनबाद तक जा रहे हैं। इस पूरे इलाके में भारत का आधे से ज़्यादा कोयला, आधे से ज़्यादा बॉक्साइट, आधे से ज़्यादा लोहा, आधे से ज़्यादा
अन्य जो खनिज पदार्थ हैं वो हैं, इनके एक्सपोर्ट के लिए और इनकी सुचारू व्यवस्था के लिए ये एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। दूसरी चीज़ वो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, तो जो ट्रकें इधर उधर चलती हैं वो सारी क्षेत्र की जनता को मैं आग्रह करूँगा कि आपने पिछले बार 2018 में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं को लेकर हमको आने वाले समय में डबल इंजन की सरकार बनानी है। यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार रहेगी तो गरीब कल्याण का जो अंतिम व्यक्ति का काम है वो काम सुचारू ढंग से होगा। जिस तरह आपने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पिछले चुनाव में 2018 में विश्वास किया था, मैं क्षेत्र की जनता से आग्रह करूँगा कि 2023 और 2024 में भी आप विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास रखें और हम अपना जो दायित्व होगा वह पूरी तरह निभाएंगे और अकलतरा विधानसभा क्षेत्र को एक नए मुकाम तक लेके जाएंगे।